हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक रिवीजन वीडियो है जहाँ पे हम लोग क्लास 9 पॉवर्टी चैप्टर को एक साथ वन वीडियो में ही हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो बहुत क्विकली चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज वन शॉट रिवीजन है हमारा, ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेसिकली पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन होता है उससे, उसकी वजह से वो लैक करता है बेसिक फैसिलिटीज़ को। जैसे रिसोर्सेज ना होने के कारण एजुकेशन नहीं दे पाता है अपने बच्चों को, हेल्थ नहीं दे पाता है अपने बच्चों को, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं दे पाता है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं इसे हम पॉवर्टी में काउंट करते हैं। तो पॉवर्टी इज बेसिकली नथिंग एल्स बट अ सिचुएशन वेयर अ फैमिली और फैमिली मेंबर्स लैक बेसिक फैसिलिटीज ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल कंडीशन। तो वो सारी फैसिलिटीज से वो पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह से उसे हम पॉवर्टी या उसे हम पॉवर्टी बुलाते हैं। अब पॉवर्टी क्या होता है? जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज और देखते हैं। अब आप पूछोगे कि सर सोशल साइंटिस्ट क्या होता है? जैसे नॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 हमारा उससे साइंटिस्ट ने बनाया, वैसे कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो सोसाइटी के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। जैसे पॉवर्टी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो गए आपके, ठीक है ना, रिसोर्सेज हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हो गए, इन सारी बातों को जो स्टडी करते हैं उन्हें हम सोशल साइंटिस्ट बुलाते हैं। तो उनके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं सोशल साइंटिस्ट के। जैसे सोशल साइंटिस्ट सिर्फ इनकम या कंजम्पशन लेवल को इंडिकेट नहीं करता, ये वो वन ऑफ द इंडिकेटर्स होता है। वो लोग और भी अदर इंडिकेटर्स पे फोकस करते हैं, जैसे आपका लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया, या लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, या लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हो गया। ये सारे फैक्टर्स भी डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द सोशल साइंटिस्ट व्हाइल दे आर कनेक्टिंग टू पॉवर्टी, या पॉवर्टी के बारे में जब वो जानकारी हासिल करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से पॉवर्टी को उन लोगों ने दो पार्ट में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है? एक है आपका कहलाता है सोशल एक्सक्लूजन। पहला जो डिवीजन है वो है सोशल एक्सक्लूजन का, जहाँ पे जो पुअर फैमिली होती है या जो पॉवर्टी में रहने वाले लोग होते हैं वो एक ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। जैसे आपका झोपड़पट्टियों में ज़्यादा रहते हैं, झुंगी झंगीज में ज़्यादा रहते हैं। आपको वो मोहल्ला ऐसा होता है जहाँ पे हम आम आदमी कोई जाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। जैसा कि हमारे यहाँ पे वो क्या सोशल एक्सक्लूजन है, वो सारे लोग आते हैं जो कि बेसिक फैसिलिटीज से या लग्जरी से या बेसिक अपने अपॉर्चुनिटीज से लैक करते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलता है कि अपने सिचुएशन को सुधारा जा सके। जैसे हमारे कंट्री में कास्ट सिस्टम चलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को लेकर के या वुमेन्स को इवन लेकर के, तो उन्हें हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। दूसरा इसमें आता है वल्नरेबिलिटी। ये अब क्या होता है? तो ये होता है ऐसा कंडीशन या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने प्रेजेंट कंडीशन में अगर उनकी सुधार नहीं आती है तो बहुत जल्दी क्या होते हैं? प्रोन है या बहुत जल्दी अफेक्टेड होंगे, या उन्हें बहुत जल्दी पॉवर्टी में काउंट किया जाएगा अपने कंडीशन में, अगर उनके कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता है। तो अगर उनके प्रति कोई डेवलपमेंट नहीं होता है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो उन्हें हम वल्नरेबल ग्रुप्स में काउंट करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स का। तो हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी का कि ये पॉवर्टी है, ये लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो इसका कोई बेसिक क्राइटेरिया होगा ना। तो उस क्राइटेरिया उसे कहते हैं पॉवर्टी लाइन, दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड। वो आपके कैलोरी के बेसिस पे हो सकता है, वो आपके इनकम के बेसिस पे होता है। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग इनकम बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी लाइन, और कैलोरी के बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी लाइन। तो जो प्राइस गुड्स वगैरह होते हैं उसका जो मार्केट प्राइस होता है उसे मल्टीप्लाई करके हम लोग उस वैल्यू तक पहुंचते हैं। तो अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उसे दो कैटेगरी में, अगेन दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए। तो ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है रूरल का वो 2400 कैलोरी है पर पर्सन पर डे। वही अगर अर्बन की बात की जाए तो वो 2100 कैलोरी है पर पर्सन पर डे। अब आप बोलोगे सर ये इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है कि 2400 कैलोरी रूरल एरियाज में और अर्बन में 2100 कैलोरी? तो आपको ही पता है रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग किस काम में इन्वॉल्व रहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर या फिजिकल वर्क में, जिसकी वजह से कैलोरी रिक्वायरमेंट वहाँ की ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरिया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट जो हमारा इनकम लेवल है उसकी बात करें तो यहाँ का रिक्वायरमेंट है 816 रुपये पर पर्सन पर डे का है।
और यहाँ पे है 1000 पर डे, सॉरी नहीं पर मंथ है ये आपका, और इधर अर्बन के लिए है 1000। तो अगेन आप बोलोगे कि अर्बन में अब ज़्यादा हो गया, रूरल में आपने 8 से 16 कर दिया। तो आप जानते हैं ना गांव वगैरह में जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी सस्ती मिलती है, और शहरों में जो एक्सपेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकम लेवल रिक्वायरमेंट इतना है। तो अगर यही बात की जाए तो आपकी अगर 5 मेंबर की फैमिली है और अगर वो शहर में रह रहा है तो कितनी रिक्वायरमेंट, कितना उसका सैलरी होना चाहिए, मिनिमम 5000 महीने की सैलरी होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सब पॉवर्टी लाइन है हमारे इंडिया में जो इस्तेमाल किया जाता है। ये सब डाटा किसके द्वारा दिया जाता है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, उसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। एक वर्ल्ड बैंक भी है जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का डाटा रिलीज करता है, वो क्राइटेरिया सेट करता है, उसका क्राइटेरिया है $1.9 पर पर्सन पर डे। अगर कोई $1.9 कमाता है पर दिन, एक दिन का, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा, अन्यथा वो नीचे माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें नेक्स्ट आता है आपका पॉवर्टी एस्टिमेट्स। तो बेसिकली पॉवर्टी एस्टिमेट्स में बताया जाता है कि जो हमारा सिचुएशन था पॉवर्टी का इन द ईयर 1993-1994, जो कि आपका 45% के अराउंड था। उससे पहले अगर आप जाते हैं 53-54 में, तो वो हमारा 75% के अराउंड था। तो वो डिक्रीज, सॉरी 53% के अराउंड था, तो वो डिक्रीज हुआ आपका पहले 45 पे। फिर आप जब आते हो 2004-05 में, तो वो डिक्रीज होता है हमारा 35.2 पे। फिर आप आते हैं 2015-16 में, तो हमारा गिर करके हमारा डाटा पहुंच जाता है 22% पे। तो ये है आपके पॉवर्टी एस्टीमेट जो शुरुआत आफ्टर इंडिपेंडेंस से शुरू हुआ और 2015-16 तक वो डाटा हमें मिल करके मिला। तो परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है, लेकिन अगर नंबर्स की बात की जाए तो 407 मिलियन था हमारा 1993 में, वो 280 मिलियन तक ही पहुंचा है, तो बहुत कम डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि ये जो पीरियड था आपका 90 से लेकर के 2014-15 तक का पीरियड, ये एक पॉपुलेशन बूस्ट माना जाता है। इस दौरान पॉपुलेशन बहुत रैपिड इंक्रीज किया था। तो एक तरफ पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी कम रिड्यूस हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा रेट पर रिड्यूस हो रहा है, तो सॉरी बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या हुआ, नंबर्स में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स की हमने चर्चा की थी कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि मोस्ट प्रोन होते हैं आपके पॉवर्टी के, या वो पुअर होते हैं और उनकी कंडीशन और ख़राब होगी अगर उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता है। तो चलिए उसके ऊपर बढ़ा जाए। चलिए तो आते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स में। तो वल्नरेबल ग्रुप में जो डिवीजन हुआ है वो भी दो बेसिस पे हुआ है, उसे डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। एक है आपका सोशल ग्रुप और दूसरा है आपका इकोनॉमिक ग्रुप। अगर सोशल ग्रुप की बात की जाए तो उसमें दो कैटेगरी आती है लोगों की, वो कौन कौन से है, SC एंड ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका पॉवर्टी रेशियो आप देख सकते हैं 29% है और 45% है। और इंडिया का एवरेज पॉवर्टी रेशियो क्या है, 22%, तो उससे काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। और वैसे ही अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात यानी जो कामकाज वो करते हैं उसके हिसाब से बात की जाए तो भी दो कैटेगरी है, कैजुअल नॉन फार्म लेबर अर्बन एरिया के लिए जिसका परसेंटेज है 34, और कैजुअल लेबर फार्म रूरल एरियाज के लिए जिसका भी परसेंटेज है 34। तो आप देख सकते हैं काफी हाई है इनका पॉवर्टी रेशियो। फिर भी अगर ये तीनों ग्रुप की बात की जाए यानी शेड्यूल कास्ट, कैजुअल नॉन फार्म लेबर और कैजुअल लेबर फार्म, तो इनमें तो पॉवर्टी का रिडक्शन देखने को भी मिला है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिसके कंडीशन में कोई खास सुधार नहीं देखने को मिला है, इसकी कंडीशन अभी भी उतनी ही एडवर्स है, उतनी ही खराब है जो पहले थी। तो इसमें भी अब क्या है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें भी क्या है कि इसमें पुअर में भी कुछ ऐसे कम्युनिटी है या कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो पुअर में भी पुअर माने जाते हैं। जैसे अगर फैमिली पॉवर्टी में रहती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, उस फैमिली मेंबर्स की जितनी भी औरतें होती हैं यानी वुमेन्स जो होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, एल्डरली पीपल, बूढ़े माँ बाप, जो आप जैसे दादा नानी नाना दादी, ये सारे व्यक्ति जो होते हैं हमारे। और तीसरी कैटेगरी आती है फीमेल इन्फेंट्स की। फीमेल इन्फेंट्स क्या हो गए आपके, जैसे गर्ल चाइल्ड की बात होती है वो हो गया आपका फीमेल इन्फेंट, जो कि मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप होता है आपका इस वल्नरेबल ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये सिचुएशन था, ये हमारे ग्रुप के हिसाब से था आपका पॉवर्टी का।
आगे बढ़ा जाए, पॉवर्टी को अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड लेवल के लिए जो पॉवर्टी लाइन एस्टीमेट डिसाइड करता है वो है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसने क्राइटेरिया सेट कर रखा है $1.9 पर पर्सन पर डे। और इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो वर्ल्ड के पॉवर्टी था 36% पे इन द ईयर 93-94, वो गिर करके आ चुका है आपका 10% पे इन द ईयर 2014 एंड 15 के आसपास। तो ये अप्रॉक्स डाटा है, खैर वो एग्जैक्टली वाला बात नहीं है। तो ये पॉवर्टी सिनेरियो वर्ल्ड का चल रहा है। इसमें कई ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिडक्शन किया है अपने पॉवर्टी में ड्यू टू इट्स वेरियस प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। जैसे अगर चाइना की बात की जाए तो 1981-82 में चाइना का जो पॉवर्टी था 88.3% पे था। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा था। फिर उन्होंने रिडक्शन किया आपका चाइना ने 2004-5 में 14.2% पे आ गए, और उन्होंने फर्दर रिड्यूस किया 0.7%, अरे 1% भी नहीं 2014-15 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हमें चाइना में पॉवर्टी का देखने को मिला है। वैसे ही अगर हम लोग सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, जहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश वगैरह है, यहाँ पे भी पॉवर्टी का काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। जो 36% था वो गिर करके आपका 16% पे आ चुका है। वैसे ही अगर और भी सारी कंट्रीज है, जैसे लैटिन अमेरिका है, जहाँ पे पॉवर्टी खैर कम ही था, 10% था, लेकिन वो और गिर चुका है, 4% पे आ गया है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, जहाँ पे पॉवर्टी 51% पे था 93-94 में, वो गिर करके आ चुका है आपका 41% पे इन द ईयर 2014 एंड 15। तो ये कई सारे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो हमें देखने को मिला है ओवर द वर्ल्ड, क्या पॉवर्टी का सिस्टम है या किस तरीके से पॉवर्टी हमें दिखाई जा रही है। ये तो वर्ल्ड की बात होगी। तो आप देख सकते हैं कि हर कंट्री का अपना अपना पॉवर्टी है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना अपना पॉवर्टी है। जैसे हर कंट्री का अपना अपना पॉवर्टी लाइन होता है। क्यों होता है भाई अपना अपना पॉवर्टी लाइन हर कंट्री का? क्योंकि वहाँ की कैलोरी रिक्वायरमेंट हर आदमी की अपनी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना होता है। जैसे हमारी कंट्री में कार को अभी भी लग्जरी माना जाता है, लेकिन अमेरिका में अगर कार नहीं है तो आपको पुअर माना जाएगा। कार इज नॉट अ लग्जरी आइटम देयर। इसी वजह से पॉवर्टी लाइन भी जो होती है, एस्टिमेट जो पॉवर्टी लाइन जो होता है हमारा, वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। वैसे ही सिचुएशन हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉवर्टी का सिचुएशन देखने को मिलता है। हर कंट्री, हर स्टेट का अपना अपना हिसाब किताब है। जैसे अगर कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं अपने कंट्री, अपने स्टेट में पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर चुके हैं, वैसे ही कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पॉवर्टी काफ़ी हाई है। जैसे अगर बिहार की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, दीज आर द टॉप 2 स्टेट्स जहाँ पे अभी भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 32-33% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसी में आसाम है आपका, मध्य प्रदेश है। ये सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम हुआ है। जैसे केरला है, उसने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में, रिसोर्स में डेवलपमेंट किया, उस वजह से पॉवर्टी वहाँ पर रिड्यूस हुआ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, अपने पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, राशन क्या कहते हैं, राशन शॉप जो चलते हैं, आपके सब्सिडाइज रेट पर राशन मिलता है, उसके जरिए उसने अपने पॉवर्टी को कम किया। वेस्ट बंगाल है, उसने अपने लैंड रिफॉर्म्स के जरिए जो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करके लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, उसके वजह से वहाँ पे पॉवर्टी कम हुआ है। पंजाब है, हरियाणा है, वो एग्रीकल्चर स्टेट माना जाता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर करके उन स्टेट्स में पॉवर्टी का रिडक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो ये था हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो हमने देखा किस तरीके से सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिवाइडेड है। अब आप बात करेंगे सर पॉवर्टी पढ़ लिया, क्या सिचुएशन है पॉवर्टी का, कैसे एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी का, ग्लोबल लेवल पे क्या सिचुएशन है उसका, हमारे इंडिया में इन स्टेट्स का क्या सिचुएशन, ये सब पढ़ लिया। लेकिन ये पॉवर्टी होता क्यों है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉज क्या है, लो लेवल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो हमारा जो ब्रिटिश शासन था उसमें हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी काम किया अपने सेल्फ मोटिव को फुलफिल करने के लिए किया, उनका भला हो उसने वही काम किया। तो उस चक्कर में हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो फ्लरिश कर रही थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई और सब ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल पूरा सेक्टर ही खत्म हो गया और हमें मजबूरी में सही प्राइमरी सेक्टर में घुसना पड़ा, एग्रीकल्चर में जाना पड़ा जहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा भीड़ है। तो उस वजह से क्या हुआ, हमारा जो डेवलपमेंट था इकोनॉमिक का वो बहुत कम हुआ, बहुत मिनिमम हुआ। साथ ही साथ उस वक्त पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। ये सिचुएशन से हमारा पॉवर्टी रेशियो इतना ज़्यादा हाई पहुंच गया।
दूसरा है आपका लो जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमने सुधार के लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स ओपन किए ताकि और ज़्यादा लोगों को काम मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, लेकिन ये सेक्टर्स ने भी उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हुआ, वो भी उतना ज़्यादा जॉब क्रिएट करके हमें नहीं दे पाया। तो इसी वजह से लोगों को मजबूरी में ही सही ऐसे सेक्टर्स में काम करना पड़ा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स नहीं है, जहाँ पे कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, लो लेवल इनकम मिलता है आपको। जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई आपका टोटो या ऑटो चलाता है, या ट्रक ड्राइवर्स हैं, या छोटे छोटे जो ठेले चलाते हैं, वो सब है मजबूरी, क्योंकि काम ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी करना पड़ा क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में है ही नहीं। थर्ड रीजन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड रिसोर्स। भाई ज़मीन होती है तो अपना जाके खेती कर सकते हैं, वहाँ पे उगा सकते हैं, वी कैन अर्न इनकम देयर, लेकिन ज़मीन ही तो नहीं है, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम जो ब्रिटिश टाइम में शुरू हुआ था उसके वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही ज़मीन है, बड़ी बड़ी मात्रा में क्वान्टिटी में ज़मीन है, किसी के पास है ही नहीं। कई सारे लैंड रिफॉर्म्स है जहाँ पे ये हुआ कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का, लेकिन उसका कोई बेनिफिट उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पाए, जिसके कारण पॉवर्टी में कोई सुधार नहीं आया। और लास्ट है आपका सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो भैया कुछ एक सोसाइटी के रूल्स या बेसिकली नॉर्म्स जो होते हैं, भाई किसी के यहाँ शादी में गए तो भाई गए हैं तो बुलाना भी पड़ेगा, बर्थडे पार्टी में गए हैं तो बुलाना भी पड़ेगा, इनकम है नहीं, खिलाएंगे पूरे मोहल्ले को तो खर्चा कहाँ से उठाएगा भैया, कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा। मनी लेंडर्स हैं आपके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, भाई इतना इनकम है नहीं, उसका फिर इंटरेस्ट चुकाओ, उस चक्कर में जो था हमारा वो भी चला जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, लोग अपने आप में ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो ये सारे हमारे क्या है, वेरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, जो कि इसके वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी देखने को मिला। अब भैया कॉजेज है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होंगे, मेजर्स होंगे जो गवर्नमेंट उठाती है। तो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं या पॉवर्टी रिडक्शन मेजर्स होते हैं, वो दो बातों पे डिपेंड करता है या दो बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक है आपका प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है आपका टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक, आप पूछोगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारा पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हो सकता है? तो भैया सिंपल सा साधारण सा एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आपका जीडीपी में इंक्रीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब जीडीपी में इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, वो बढ़ा। कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा? यानी उसमें प्रोडक्शन बढ़ा होगा, सर्विसेज बढ़ाई गई होंगी। तो सर्विसेज और प्रोडक्शन को बढ़ाने में तो आप कैसे बढ़ाओगे भाई? या तो आपके अपना यूनिट को सेटअप किया और एक्सपैंड किया, नए यूनिट्स खोले गए, यानी आपने और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दी, लोगों को काम दिया और लोगों के पास सब काम आया तो उनकी पॉवर्टी अपने आप दूर हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला बात है, ये हर तरह पहुंच नहीं पाता, हर किसी को मिल नहीं पाता है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ रह जाती हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ रह जाती हैं जिनके तहत ये प्रोग्राम पहुंच नहीं पाता है, और हमें फिर क्या करना पड़ता है, एंटी टारगेटेड पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ते हैं, उन्हें देना पड़ता है ताकि वो सारे ग्रुप्स भी पॉवर्टी से बाहर आ सकें। चलिए, तो हमारे वेरियस टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में सबसे पहला आपका आता है क्या, मनरेगा, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था। मनरेगा में है क्या कि जो रूरल एरियाज में रह रहे हुए लोग हैं उनके लिए 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। जैसे आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर हो गया, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, रोड्स बनाने में हो गया, ऐसे करके उनको क्या करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा और उनको डेली वेज मिलेगा। डेली वेज हर स्टेट का अपने अपने हिसाब से होता है, कहीं का 162 है तो कहीं का 285 तक पहुंचा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स उसका डेली वेज वो फिक्स होता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब इसमें भी है कि इसमें भी रिजर्वेशन, ऐसे 1/3 जॉब जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, इनके लिए भी क्या है, सीट्स को या जॉब को रिजर्व कर दिया गया है अंडर द स्कीम मनरेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक हेल्पफुल या टारगेटेड प्रोग्राम है रूरल एरियाज़ के लिए, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है, शहरों में आके काम कर नहीं कर पाते, तो उसके ज़रिए इस मनरेगा स्कीम के जरिए उनको काम मिल सकता है, जिसको आज हमने नरेगा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऐसा ही स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो कि लॉन्च हुआ था 1993 में। इसके अंदर था कि जो रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, यानी जो पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है,
तो उनको उस तरीके से गाइड करना, फाइनेंशियल एड देना और उनको मदद करना कि वो अपना कोई स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा सा इंडस्ट्री या अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सके ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। उसी तरह इसी सेम चीज़ को देखते हुए एक और स्कीम लॉन्च हुई थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में, जहाँ पे सबके लिए था, सबको मदद मिलेगी जो भी अपने लिए इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री कुछ भी अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो इस प्रोग्राम के जरिए उसको जो भी फाइनेंशियल एड या जो भी मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा ताकि उसको मदद मिल सके, वो अच्छे से खोल सके और उसका बिजनेस खड़ा हो सके, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ऐसे ही था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में लॉन्च किया गया था, जहां पे जो पुअर फैमिली है उसे कनेक्ट किया जा रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप से या बैंकिंग फैसिलिटीज से, ताकि उन्हें जो लोन मिलने में परेशानी होती है वो उनकी दूर हो जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमें पता है कि ऐसा ग्रुप होता है जो लोन देने में, लोन देता भी है और अगर उससे आप जुड़े हुए होते हैं तो बैंक भी आपको बिना कोलैटरल के लोन दे देता है, ठीक है ना। वैसे ही फ्लेक्सिबल क्रेडिट रेट के अकॉर्डिंग आपको लोन मिल सके, तो इस स्कीम के जरिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ही एक स्कीम था प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना 2000 में जो लॉन्च हुआ था, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी ताकि वो अपने इंडिविजुअल स्टेट्स में एजुकेशन का, हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर सके, लोगों को काम दे, पढ़ाए, उनके हेल्थ का ध्यान रखे। तो ये सारे हमारे कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होते हैं जो सरकार लॉन्च करती है फॉर द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल नहीं हो पाते या उनसे वो मिस हो जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि इतने सब होने के बावजूद हमारा पॉवर्टी कम क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सबसे मेन कारण है कि इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। शुरुआत अच्छी होती है लेकिन बीच में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, जिनके लिए लॉन्च किया था उन्हें ही भूल जाते हैं, उन तक ही नहीं पहुंच पाता, हम ये प्रॉपर चेक नहीं रख पाते हैं कि जो मोटिव है इसका वो मोटिव फुलफिल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है कि कुछ प्रोग्राम्स आपस में ओवरलैपिंग हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं भाई किसमें जाए, इसमें जाए कि इसमें जाए। जैसे आपने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों एक ही, उसमें तो सभी यही है कि आपको मदद मिल रही है जहाँ पे आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है और एक आपका सभी के लिए है। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, मेहनत करे, तो हो सकता है हम चीज़ों को हासिल कर पाए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसमें भी एक और बात है कि भैया इतना सब हमारे इंडिया में पॉवर्टी हमेशा एक चैलेंजिंग ही रहा है। एक तो लोगों का माइंडसेट नहीं बदलता है, फिर हमारे जितने वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमें उन्हें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वहाँ पे हमने फोकस करें तो शायद पॉवर्टी काफ़ी मात्रा में हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं, अगर उन्हें उसकी सिचुएशन हमने सुधार ली गई। हमारे कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे कई लोग हैं जो मजबूरी में सही कम पैसों में काम कर रहे हैं या ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे चैलेंजेस है जो हमें फुलफिल करने हैं, हमारी सरकार फुलफिल करेगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर पॉवर्टी का, ठीक है। आप इसे वीडियो देखेंगे तो आप आंख बंद कर लीजिए और आप बस सुनिए बातों को, आपके माइंड में वो पिक्चर अपने आप चलते रहेगा, बुक का पूरा चलते रहेगा, जो आपने पढ़ा है वो आपके रिकॉल होते रहेगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।